ही एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने जो हमारे चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला चैप्टर है उसमें जो हमारा प्रिंसिपल्स के इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अभी हैदराबाद और मणिपुर इन इन जो प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों प्रिंसिपल्स, इनका इंटीग्रेशन के बारे में हमें पढ़ना था। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद द लार्जेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स वो सराउंडेड इंटरली बाय द इंडियन टेरिटरी। अब इतने सारे जो प्रिंसिपल स्टेट्स है, 562 जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे, उनमें से हैदराबाद जो था वो सबसे लार्जेस्ट था। अब इसको, ये जो हैदराबाद था, ये एक ऐसा स्टेट था जो चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से बाउंडेड था। तो आप सोचिए, आप चारों तरफ से इंडियन टेरिटरी से बाउंडेड है। अगर ये फ्री रहेगा तो एक देश यहाँ से रहेगा। और अब क्या होगा, इसको अगर पोर्ट में रहना है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड करनी है, कुछ करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इन पोर्ट टाउन्स पर इसको जाना पड़ेगा। लेकिन ये पोर्ट टाउन्स पर कैसे जाएगा, क्योंकि तो इंडिया का पार्ट है, तो इंडिया को उसको फिर कॉपरेशन करना पड़ेगा। और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारी फिर बार बार फॉलिबिलिटीज़ आएंगी फ्यूचर में। ओके, तो एक ये सिचुएशन थी। अगर इसको पाकिस्तान से मान लीजिए जुड़े, पाकिस्तान यहाँ है, एक यहाँ पाकिस्तान है, बहुत दूर दूर है दोनों पाकिस्तान, कैसे यहाँ कोऑर्डिनेशन होगा, समुद्र के रास्ते सब चीज़ें होंगी। अब उन समुद्र के रास्ते से सारी चीज़ें होंगी तो सारा सामान भेजा जाएगा या जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, इन सब के बीच में कई बार खतरा रहेगा जब भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा कि कहीं यहाँ कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब कि अब एक ही देश में, मतलब जो भी होगा, ट्रांसलोकेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा गुड्स का। तो मान लीजिए यहाँ आ रहा है स्पोर्ट से, यहाँ इस हैदराबाद की तरफ आ रहा है चीज़ें, और अगर इन बीच में ही क्या हुआ, अगर इसने कोई बम भेज दिया पाकिस्तान ने इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, कुछ भी भेज दिया, बॉम्ब भेज दिया, चाहे कोई भी चीज़ें कर दी जिससे इंडिया को डिस्ट्रक्ट हो, इंडिया और इंडिया में जो पीस है वो इफ़ेक्ट हो, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि जो हैदराबाद है वो क्या हो, वो इंडिया का पार्ट बने, जिससे क्या हो, इंडिया की जो सेफ्टी हो सिक्योर रहे, इंडिया की जो सॉवरेनिटी है वो सही सही रहे। तो इसीलिए हैदराबाद को जोड़ना भारत में बहुत ज़रूरी था। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ये इतना बड़ा था, आप इसको यही सोच के देख लीजिए कि इतना बड़ा उस समय का हैदराबाद था कि हैदराबाद के बहुत सारे पार्ट्स जो थे, उस समय के हैदराबाद के बहुत सारे पार्ट्स आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हैं। सोचिए, उस समय के हैदराबाद के बहुत सारे पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आज के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। इट्स रूलर कैरीड द टाइटल निज़ाम एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। अब देखिए, जो निज़ाम होता है हैदराबाद को, उसमें के जो निज़ाम रहते थे हैदराबाद के, वो बहुत अमीर रहते थे। हैदराबाद के निज़ाम बहुत अमीर रहते थे और इसीलिए वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, मतलब वर्ल्ड के, पूरे दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे। द निज़ाम वॉन्टेड इन इंडिया एन इंडिपेंडेंट स्टेटस फॉर हैदराबाद। अब देखिए, जो निज़ाम था वो हैदराबाद के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहता था, मतलब कि हैदराबाद जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बने, एक इंडिपेंडेंट देश बने। अब ऐसा क्यों चाहता था वो, क्योंकि उसके पास इनफ पैसा था, उसका वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में एक है, तो वो अच्छे से कंट्री को गवर्न कर सकता है। और हैदराबाद इतनी बड़ी कंट्री बनती नहीं, छोटी सी कंट्री बनती, तो उसको तो वो आसानी से गवर्न कर सकता है। और इसीलिए गवर्न करने के लिए उसने क्या करा, उसने बोल दिया कि हैदराबाद किसी भी, न पाकिस्तान न इंडिया, दोनों का पार्ट नहीं बनेगा और अलग रहेगा, एक अलग स्टेटस उसको मिलेगा। He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947 for a year while negotiations with the Indian government were going on. अब देखिए, 1947 में क्या हुआ कि एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, किसके साथ, उस हैदराबाद के निज़ाम ने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करा इंडिया के साथ। और ये कब हुआ, एक साल तक बातें हो रही थी इंडियन गवर्नमेंट और निज़ाम ऑफ हैदराबाद के बीच में, और एक साल नेगोशिएशन होने के बाद जाके नवंबर 1947 में जो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन करा हैदराबाद के निज़ाम ने। ये हैदराबाद का निज़ाम है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है, और ये कुछ और जो इनके कंपेनियंस है वो हैं, ठीक है। इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। अब ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट जो था, जो हैदराबाद ने इंडिया के साथ एग्री किया था, उसके बाद क्या हुआ कि इन द मीन टाइम अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निज़ाम्स रूल गैदर्ड फोर्स। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने के बाद हैदराबाद के जो निज़ाम, जो हैदराबाद स्टेट के जो लोग थे, वो निज़ाम के रूल के अगेंस्ट फोर्स इकट्ठा करने लगे। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वॉज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट। अब जो निज़ाम था, ये एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाता था, और इसीलिए बहुत सारे इसकी जो पॉलिसीज़ थी उससे बहुत सारे लोग दुखी थे, और इसीलिए तेलंगाना में जो किसान थे वो भी बहुत दुखी थे। जो उस समय का तेलंगाना रीजन था हैदराबाद का, वो लोग भी बहुत दुखी थे, और इसीलिए वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में, इस जितना भी मूवमेंट हो रहा था, इसमें वो लोग भी भाग ले लिए। वुमेन वो हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जॉइन द मूवमेंट इन लार्ज अमाउंट। अब वुमेन जो होती हैं, जो छोटा, जो लोअर कास्ट होती हैं, जो भी
मार्जिनलाइज कम्युनिटी होती है किसी भी सोसाइटी की, वो इन सब चीज़ों, इन ऑपरेस्ट पॉलिसी से सब ज़्यादा सफ़र करती है। तो इसलिए वुमेन जो थी उन्होंने भी बहुत लार्ज अमाउंट में जो मूवमेंट हो रहा था हैदराबाद के निज़ाम के खिलाफ उसको ज्वाइन करा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कुछ इस तरह का एग्रीमेंट था कि हैदराबाद के निज़ाम को थोड़ी सी वहाँ की अथॉरिटी मिली हुई थी और इंडिया गवर्नमेंट से थोड़ा सा समझौता हुआ था, लेकिन जो वहाँ के लोग थे वो इंडियन यूनियन के साथ मर्ज होना चाहते थे और इसीलिए इतना बड़ा वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ओके, Hyderabad town was the nerve center of this movement. The communists and the Hyderabad Congress were in the forefront of the movement. जो कम्युनिस्ट थे, जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं इंडिया की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब जो पार्टीज थी और जो कांग्रेस थी, हैदराबाद की जो कांग्रेस थी, वो इस मूवमेंट में सबसे आगे थी और वो ही चाहती थी कि जो हैदराबाद है वो इंडिया के साथ मिल जाए और इसीलिए इतना सारा जो मूवमेंट था उसमें इन दोनों पार्टीज़ ने इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अब इस मूवमेंट का हैदराबाद एक नर्व सेंटर था। द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाई अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स नोन एज रज़ाकार्स ऑन द वीवर। जो निज़ाम थे उन्होंने रज़ाकार्स को भेज दिए। रज़ाकार्स क्या थे? रज़ाकार एक पैरामिलिट्री फोर्स थी उस समय जो हैदराबाद स्टेट के निज़ाम यूज़ करते थे। और द अट्रोसिटीज़ एंड कम्युनल नेचर ऑफ द रज़ाकार्स न्यू नो बॉन्ड्स। और रज़ाकार्स द्वारा जो पैरामिलिट्री फोर्स थी रज़ाकार्स, इन्होंने इतनी एट्रोसिटीज़ करी, इतना कम्युनल नेचर इनका था, मतलब इतना इन्हें कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनल बेसिस पे इन्होंने लोगों को मारा, जो हिंदू है उसको मारेंगे, मुस्लिम से उसको नहीं मारेंगे। ओके, ये जो उनका बेसिस था, उनका जो ये जो मुस्लिम्स हैं उनको मारेंगे, हिंदू जो है उनको नहीं मारेंगे, ये जो उनका बेसिस था लोगों को मारने का। ओके, तो ये जो बेसिस था इसको ही कहते हैं कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस जो है, कम्युनल नेचर जो है एट्रोसिटीज़ का। ओके, इस सब वजह से जो चीज़ें हैं वो बहुत आगे बढ़ गई। दे मर्डर्ड, मैल्ड, रेप्ड एंड लूटेड। उन्होंने मर्डर करा लोगों को मार दिया, लोगों को मेम्ड मतलब कि परेशान करा, रेप मतलब कि रेप करा लोगों को, जो बलात्कार होता है औरतों का, लड़कियों को बलात्कार करा गया। लोगों को लूट लिया रज़ाकार से। रज़ाकार एक पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री है। सोचिए, मिलिट्री जो है वो देश के लोगों की सिक्योरिटी सुनिश्चित करती है और यहाँ जो मिलिट्री वो लोगों को लूट रही है, रेप कर रही है। सोचिए, ये होता है जब कोई कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं होती, दूसरे कंट्री के अधीन रहती है, तब इतनी सारी चीज़ें होती हैं। ओके, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम जो हिंदूज थे उनको रज़ाकार से बहुत टारगेट किया। मैंने बोला ना कम्युनल बेसिस मतलब कि सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके मारना, उसको हम लोग कम्युनल वायलेंस कहते हैं या कम्युनल एट्रोसिटीज़ कहते हैं। ठीक है ना। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी भेज दी इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। इन सितंबर 1948 इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू टू कंट्रोल द निज़ाम फोर्सेस। 1948 में जो इंडियन आर्मी थी वो निज़ाम की जो फोर्सेस थी, रज़ाकार जो थे पैरामिलिट्री फोर्स, इसको कंट्रोल करने के लिए गई। आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग द निज़ाम सरेंडर, दिस लेड टू हैदराबाद एक्शन टू इंडिया। कुछ दिनों की फाइटिंग के बाद, कुछ दिनों के युद्ध के बाद जो हैदराबाद का निज़ाम था उसने सरेंडर कर दिया और इससे जो हैदराबाद है उसका इंडिया में एक्सेशन हो गया। Manipur. A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of Manipur would be maintained. जो मणिपुर के राजा थे उस समय, महाराजा बोध चंद्र सिंह, अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन साइन कर दिया था। वही डॉक्यूमेंट जिसको साइन करके प्रिंस स्टेट्स के रूलर साइन करते थे और उससे प्रिंस स्टेट्स इंडिया का पार्ट बन जाते थे, इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाते थे। तो जो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे उन्होंने साइन करा ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। और अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और उन्होंने क्या करा? उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट था इस पर किस लिए साइन करा था? मैंने बोला ना कि आप, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसके ऊपर ही बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरीके से प्रिंस स्टेट को ज्वाइन करना है और इसीलिए उस सब तरीके से सोची थी कि ये नहीं होगा तो ये अपनाएंगे, ये नहीं होगा तो ये अपनाएंगे। और इसीलिए उन्होंने सोचा था कि बहुत सारी हम फ्रीडम, बहुत सारी हम ऑप्शंस देंगे जो हमारे प्रिंस स्टेट के रूलर हैं उनको, कि प्रिंस स्टेट के रूलर को बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जिससे क्या होगा? जिससे उनको हमारे साथ मर्ज होना होगा। इसीलिए जो एक और ऑप्शन यहाँ जो बोध चंद्र सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया, क्या ऑप्शन दिया? उन्होंने ऑप्शन दिया कि आप क्या करें, आप इंटरनल ऑटोनॉमी अपनी इंश्योर कर सकते हैं, आप बस हमारे साथ जुड़ जाइए। तो वही करा महाराजा बोध चंद्र सिंह ने, इंटरनल ऑटोनॉमी की मांग करी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आप उनको बोला ठीक है, हम इसका आश्वासन करेंगे कि आपको इंटरनल ऑटोनॉमी मिले, आप मणिपुर में अपना शासन कर सकें। क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी मोनार्की खत्म, महाराजा बोध चंद्र सिंह, मोनार्की चलती रहे। अब इसीलिए अब ये मोनार्की चली रही थी, लेकिन 1948 में क्या हुआ? जून 1948 में जो मणिपुर के लोगों थे, मणिपुर के जो लोग थे उनका थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन आने लगा और उनके प्रेशर में ही क्या हुआ? मणिपुर में एक इलेक्शन हुए जून 1948 में, और इससे क्या हुआ? मणिपुर जो था इस इलेक्शन के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मोनार्की तो था लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का भी वहाँ पालन होने लगा। दस मणिपुर वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। तो मणिपुर जो था वो भारत का पहला ऐसा पार्ट था। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत सारे
कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है कि वो वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइज। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहला इलेक्शन तो 1952 में हुआ था, जनरल इलेक्शन। तो इसीलिए यूनिवर्सल एडेल्ट फ्रेंचाइज के आइडिया पर जो पहला इलेक्शन भारत में हुआ वो किस पार्ट ने करवाए थे इंडिया के, उस पर लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो वो मणिपुर था, मणिपुर में जून 1948 में ये चीज़ें हुई थी। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मणिपुर देयर वर शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। जो मणिपुर की उसमें की लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा थी, मणिपुर विधानसभा, उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मणिपुर को इंडिया के साथ मर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो उस समय के वहाँ के एमएलएस थे, एमएस मतलब हम कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे उनके बीच में बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन था कि हमें जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए, बहुत सारी डिबेट्स हुई। वाइल द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्जर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज और अपोज टू दिस। जो स्टेट कांग्रेस थी, मतलब कांग्रेस पूरे देश में उस समय फैली थी, तो जो वहाँ की स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी कि भारत के साथ इंडिया मर्ज हो, क्योंकि कांग्रेस की भी आइडियोलॉजी थी, जो मेन लीडर की आइडियोलॉजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही आइडियोलॉजी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही आइडियोलॉजी है कि भारत के साथ हैदराबाद जुड़ जाए, जितने भी प्रेसिडेंट स्टेट सब जुड़ जाएँ। तो स्टेट कांग्रेस भी तो यही मांग करेगी, तो स्टेट कांग्रेस भी इसी में परेशान है कि भारत के साथ जो मणिपुर है वो जुड़ जाए। लेकिन जो और भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी मणिपुर की, वो इसका अपोज कर रही थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सीडेड इन परसुएडिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। और सितंबर 1949 में जो महाराजा बोधचंद सिंह थे उनको परसुएट करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने उनसे साइन करवा ही ली। अब देखिए, I wonder what happened to all those hundreds of queens, princesses and princesses. How did they live their lives after becoming just ordinary citizens? अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आया कि जो प्रिंसेस और राजा थे, महाराजा थे, जब प्रिंसेस स्टेट जो थे उनका मर्जिंग हो गया इंडिया के साथ, हाँ, और वो सब डेमोक्रेटिक रूल के अंदर आ गए, तो जितने भी राजा महाराजा थे इनका क्या हुआ? तो इनके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे डिमांड्स जो थी वो मान ली गई प्रिंसेस स्टेट्स के राजाओं की। उनमें ये एक डिमांड थी प्रीवी पर्स मतलब कि इंडिया के पार्ट बनने के बाद भी इन प्रेसिडेंट्स जो राजा थे, राजा के रूलर्स थे, उनको क्या होगा, उनको कुछ पैसा दिया जाएगा, वेतन दिया जाएगा, जिससे वो अपने पैलेस का, अपने घर बार का सब तरीके का अच्छे से ध्यान रख पाएँ, अपने जो एक्सपेंसेस थे उसको फुलफिल कर पाएँ। उसको हम लोग प्रीवी पर्स कहते थे। वही प्रीवी पर्स इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने 1970 में ख़त्म कर दिया था। ओके, अब देखिए ये कार्टून क्या है, इसमें क्या है कि मैंने आपको बताया ना, इंटरनल ऑटोनॉमी पहले दे दी गई थी सरकार के द्वारा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन करा था महाराजा बोधचंद सिंह ने मणिपुर के, तो सरकार द्वारा इंटरनल ऑटोनॉमी मणिपुर को दे दी गई थी कि ठीक है आप इंटरनल ऑटोनॉमी ले लीजिए। देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, डिफेंस, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये नेशनल इंपॉर्टेंस में आती हैं। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इन सब चीज़ों को लेने आए हैं, ठीक ना, महाराजा बोधचंद सिंह थे। अब देखिए, ठीक ना, महाराजा बोधचंद सिंह जो हैं वो बैठे हुए हैं और उनसे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं वो क्या कर रहे हैं, वो लेने आए हैं कि हमें आप एक्सटर्नल ऑटोनॉमी दे दीजिए, इंटरनल ऑटोनॉमी आपके पास ही रहेगी। दिस कार्टून कमेंट्स ऑन द रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन द प्रिंसेस स्टेट्स एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू। अब देखिए जिसके ऊपर बैठे हुए हैं ये उस स्टेट के पीपल को रिप्रेजेंट करता है कि मणिपुर के लोगों की उस समय क्या हालत थी। राजा ने मणिपुर के लोगों की कमर तोड़ दी थी, खा खा के पी के, अपना खूब खाता पीता रहते थे राजा उस समय। सब हर प्रिंसेस स्टेट्स में यही आधार था, क्योंकि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तो उसमें राजा ही अपना सारा हित देखता था, जो जनता का था उसको कोई हित ही नहीं था। तो ये हमारा प्रिंसेस स्टेट की बात हो गई। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, रीऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन अलग होता है, रीऑर्गेनाइजेशन अलग होता है। इंटीग्रेशन जो था वो प्रिंसेस स्टेट्स का हुआ था। प्रिंसेस स्टेट्स मतलब जो राजा महाराजा द्वारा रूल करे गए स्टेट्स थे, जो ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं आते थे पर ब्रिटिशर्स उन पर कंट्रोल करते थे। ओके, और इंटरनल अफेयर्स जो थे वो ब्रिटिशर्स दे देते थे राजाओं महाराजाओं की कि आप इंटरनल अफेयर्स कर सकते हैं, इंटरनल अफेयर्स में आप अपना सारा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन तब तक कंट्रोल करेंगे जब तक आप हमारी डिमांड को मानेंगे। अगर आप हमारी डिमांड को नहीं मानेंगे तो हम आगे इंटरनल अफेयर्स पर अपना कब्जा कर लेंगे और आपको वहाँ से गद्दी से हटा देंगे। तो इनको क्या कहते थे? इनको ही प्रिंसेस स्टेट कहा जाता था, जिनका इंटीग्रेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। अब हमारा आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट जो हमारे भारत के राज्य है, क्या जो हम आज राज्य देखते हैं, भारत, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, क्या हमेशा ये सब स्टेट्स जो थी हमेशा ऐसे ही थे? ऐसे ही वो लोग ऑर्गेनाइज थे जैसे आज हमें दिखते हैं 28 स्टेट्स, 8 यूनियन टेरिटरीज, क्या हमेशा ऐसी ही थी सब? नहीं। द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स। सिर्फ पार्टीशन, और पार्टीशन में जो चीज़ें हुई उनको सही करना, पार्टीशन में जितने भी राइट्स हुए, चीज़ें हुई, गलतियाँ हुई, एट्रोसिटीज़ हुई, उनका रिहेबिलिटेशन होना, उन सब लोगों का सही करना, उन सब लोगों को फिर से स्थापित करना, हाँ, अपनी उनको घर देना, उनकी आर्थिक जो परेशानी थी उसको सही करना,
ये सब सही करा गया, फिर प्रिंसिपल स्टेट्स का इंटीग्रेशन करा गया। लेकिन इन सब के बाद भी इंडिया जो था वो नेशन बिल्डिंग में इतना आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी थी जिनमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी था। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब इंडियन स्टेट जो था वो सदियों से 200-300 साल हो गए हैं अंग्रेज़ लोग रूल कर रहे थे। अब अंग्रेज़ लोग गए हैं, तो जैसा अंग्रेज़ लोग ऑर्गेनाइज़ करके गए थे इंडियन स्टेट को, तो वो लोग अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करके गए थे। बहुत सारे पिछले स्टेट्स हैं जिसको उनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सिर्फ अपने द्वारा रूल किए गए टेरिटरी को ऑर्गेनाइज़ करते थे। तो अब रीऑर्गेनाइज़ करता था चीज़ों को। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन लोगों के लिए कैसे चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करे, ये बहुत ज़रूरी था। तो अब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन शुरू होने लगा। दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का मैटर नहीं था कि हमें ऐसा डिवीजन करना है हर एक टेरिटरी का कि अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो पाए, ऐसा नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें थी। द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लुरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन। अब बाउंड्रीज को ऐसे बनाना था, देश की बाउंड्रीज को ऐसे बनाना था कि जो लिंग्विस्टिक और कल्चर प्लुरलिटी, मतलब जो अलग अलग संस्कृतियाँ, भारत में इतनी सारी संस्कृतियाँ रही हैं, जनजातीय संस्कृति रही है, जातीय संस्कृति रही है, पंजाबी मराठी, इतनी अलग अलग संस्कृतियाँ रही हैं और बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती रही हैं। तो इन सब चीज़ों को थ्रेटन ना हो, किसी भी ट्राइब, किसी भी कम्युनिटी की पहचान को नुकसान न पहुँचे, इन सब चीज़ों को इंश्योर करते हुए हमें देश की बाउंड्रीज़ को रीऑर्गेनाइज करना था, देश के स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना था। During colonial rule, the state boundaries were drawn either on administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by princely powers। अब जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश के समय जो रूल हो रहा था, उसमें क्या था, उसमें जो स्टेट बाउंड्रीज, मतलब जो स्टेट्स के बीच में जो बाउंड्रीज थी, उनको या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब कि किस तरीके से ड्रॉन करे बाउंड्रीज को कि हमें प्रशासन करने में, मतलब चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करने में, सब चीज़ों को सुविधा मिले। तो इस तरीके से क्या होता था, इस तरीके से बाउंड्रीज थी वो खींच दी जाती थी। या फिर अगर कोई नया स्टेट एनेक्स करते थे ब्रिटिश लोग, तो उसका एक अलग नाम दे देते थे। कोई नया जो प्रिंस स्टेट था वो अगर बन जाता, थोड़ा आगे बढ़ जाता था, तो वो अपना कुछ नाम रख देता था। ऐसे कोई चीज़ें ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं थी। आवर नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दीज डिविजन्स एज आर्टिफिशियल एंड प्रॉमिस द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट। अब क्या होता, हमारा जो नेशनल मूवमेंट हुआ था उसमें क्या माना गया था कि हम लोग किसी भी संस्कृति के आधार पर विभाजन नहीं करेंगे देश का, हम लोग भाषा के आधार पर करेंगे। मतलब कि क्या होगा, जिससे किसी तरीके का इतना बड़ा डिवीजन नहीं क्रिएट होगा। जब भाषा के आधार पर अलग अलग राज्य विभाजित होंगे तो हर एक राज्य की अलग पहचान होगी। कोई किसी, जैसे कि पहले क्या होता था ब्रिटिश के अंदर, क्या होता था कि कोई राजा के बीच में बहुत सारे लोग हैं और वही उस राजा के साथ ही सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। किसी स्टेट के लोगों की भावनाएं उस स्टेट से नहीं जुड़ी हुई हैं, उस राज्य से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उस स्टेट में अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। तो इसलिए बोला गया कि हम लोग एक तरीके की संस्कृति वाले लोगों को एक राज्य में रखेंगे, ओके, और एक राज्य का नाम देंगे। ये लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे हम लोग जो अलग अलग राज्य हैं उनको बांटेंगे। तो ये प्रॉमिस करा था हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स थे, ओके। In fact, after the Nagpur session of Congress in 1920, the principle was organized as the basis of reorganization of the Indian Congress Party itself. Many provisional Congress committees were created by linguistic zones which did not follow the administrative divisions of British India. अब जिस तरीके से ब्रिटिश इंडिया डिवाइडेड था, वो ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन को ना देखते हुए जो कांग्रेस कम्युनिटीज़ थी इंडिपेंडेंस के पहले, वो अपने अपने जो ऑफिसेस थे, अपने अपने जो प्रोविंशियल, मतलब हर एक प्रदेश के हर एक जगह के जो ऑफिसेस थे, हर एक जो कार्यालय थे, सेक्रेटेरिएट थे, जिसको वो अलग अलग जगहों पर करती थी, उसको ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक चीज़ का प्रमाण है कि कांग्रेस का जो विजन था कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, ये बहुत पहले से था। मैनी प्रोविंशियल, ओके। अब things changed after independence and partition. Our leaders felt that carving of states on the basis of language might lead to destruction and disintegration. अब बहुत समय से ही माना जा रहा था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे हम क्या करेंगे, स्टेट्स का विभाजन करेंगे। बहुत समय से ही माना जाता था। कांग्रेस, जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस क्या करती थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अपनी सेक्रेटेरिएट बनाती थी, अपने ऑफिस बनाती थी इंडिपेंडेंस के पहले। लेकिन जब इंडिपेंडेंस के बाद इतना सारा पार्टीशन देखा और उन्होंने देखा कि कैसे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बहुत घातक हो सकता है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, तो उन्होंने सोचा कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे हम क्या करेंगे, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पे हम स्टेट्स को कार्व आउट नहीं करेंगे। इट ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड ड्रॉ अटेंशन अवे फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस। और लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पर स्टेट्स को कार्व आउट करने से जो बहुत सारे और इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, सोशल चैलेंजेस हैं, उनको जो टैकल करना होगा वो मुश्किल हो जाएगा। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स। अब उन्होंने सोचा कि अब पहले से ऑर्गेनाइजेशन में लग जाएंगे, स्टेट के ऑर्गेनाइजेशन में, तो इतना आसान काम नहीं है स्टेट का ऑर्गेनाइजेशन, बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं।
ओके। और इंडिया जैसे एक बड़ी कंट्री के लिए बहुत सारा काम लगता है, ब्रिटिशर्स की तरह तो नहीं कर सकते हैं कि रेडक्लिफ ने क्या करा, रेडक्लिफ ने पार्टीशन कर दिया इंडिया को और इतने सारे लोग मर गए, फिर से नहीं मार सकते हैं, इतने सारे लोगों को बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो इसीलिए क्या सोचा है, इसीलिए जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट थी उसने सोचा कि अभी के लिए सब चीज़ें रहने देते हैं, अभी हम जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जो सोशल चैलेंजेस हैं, उनको कवर आउट करते हैं, उनको सही करने की कोशिश करते हैं, बाद में सब चीज़ों पे आएंगे। द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड टू पोस्टपोन मैटर्स दे नीडेड the need for postponement was also felt because the fate of the princely states had not been decided. Also, the memory of partition was still fresh. अब देखिए, जो सेंट्रल लीडरशिप थी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उस सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी हम चीज़ों को पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन जो पोस्टपोन की नीड थी वो इसलिए भी ज़रूरी थी क्योंकि प्रेस्टीज स्टेट के बारे में अभी सोचा नहीं गया था और हम स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन पे आ गए हैं। जो भी प्रेस्टीज स्टेट जो थी, जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत के यूनियन का पार्ट बने हैं, जो उनको भी पूरी तरीके से उनको अश्योरिटी नहीं मिली है कि उनको इस देश में जो रूलर्स थे उनको इस देश में ठीक से रखा जाएगा, उनको इस देश में अच्छे से सुविधाएँ दी जाएंगी, क्योंकि वो तो भारत से अपने आप को इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। लोग आइडेंटिफाई कर लेते थे, लेकिन जो एलिट क्लास था, जो बड़ा वर्ग था, वो नहीं कर पाता था। तो इसीलिए उनको भी एश्योरेंस देनी है, तो इसलिए ये और ज़रूरी बन गया था कि सब मैटर्स को पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि अभी अगर हम अभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे फिर से डिवीजन करने लगे स्टेट्स का, कंट्री का फिर से डिवीजन करने लगे, तो फिर कहीं जो प्रेसिडेंट स्टेट्स हैं वो भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना को लेकर अलग थलग ना हो जाएं। ऑल्सो द मेमोरी ऑफ पार्टीशन वॉज स्टिल फ्रेश। जो पार्टीशन है उसकी मेमोरी अभी भी ज़िंदा है, और पार्टीशन में जो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ और रिहेबिलिटेशन करने में जो इतनी मुश्किलें हुई, उन मुश्किलों को फिर से वो मुश्किलें फिर से ना आ जाएं, इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि अभी हम लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल पर स्टेट्स को विभाजन ना करें। दिस डिसीजन ऑफ द नेशन लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल. Protests began in Telugu speaking areas of old Madras province, which included present-day Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh, Kerala, and Karnataka. The Vishalandhara movement, as the movement for a separate Andhra was called, Vishal Andhra, demanded that the Telugu speaking area should be separated from the Madras province, of which they were part, and may be made to into a separate आंध्र प्रोविंस. अब देखिए, जो उसमें का तमिलनाडु प्रोविंस था, जो आज हमें तमिलनाडु दिखता है, उसमें क्या था, उसमें वो मद्रास था। तो मद्रास, जिसको आज हम तमिलनाडु कहते हैं, उसमें उस समय के बहुत सारे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत सारे केरल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और बहुत सारे आंध्र प्रदेश जो आज का है उसके डिस्ट्रिक्ट से। उस समय तक केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करते थे, इस सब के डिस्ट्रिक्ट्स उसके अंदर बने हुए थे। और केरल जो था उसको दूसरे तरीके से नाम से जाना जाता था। केरल को जैसे कि हम वो केरल को हम साथ केरल को त्रावणकोर, कोच्चिन, कर्नाटक को मैसूर, इस नामों से जाना जाता था, ठीक ना। और जो आज का कर्नाटक है उससे तब तक मैसूर बहुत अलग था, जो आज का केरल है उससे त्रावणकोर बहुत अलग था, जो आज का तमिलनाडु उससे मद्रास बहुत अलग था। तो इसीलिए जो बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट थे आज के केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के, वो उस समय के तमिलनाडु मतलब मद्रास से में थे। अब मद्रास में उस समय वो सब डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडेड थे, तो इसीलिए माना गया कि जो सब डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें आंध्र लोग बोलने वाले, मतलब तेलुगु बोलने वाले लोग हैं, उनको एक अलग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश उनके लिए बना दिया जाए। मतलब तमिलनाडु या जो उस समय का मद्रास था उससे आंध्र, मतलब तमिल बोलने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में लोग तमिल ज़्यादा बोलते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स को कार्ड आउट करके आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया जाए। ये मांग थी उस समय के लोगों की, और इसी मांग को बहुत ही मांग जब बढ़ गई तो इसी मांग को विशाल आंध्र आंदोलन कहा गया, कि विशाल आंध्र आंदोलन हो रहा है। Okay. Nearly all the political forces in the Andhra region were in favor of linguistic reorganization of the then Madras province. अब उस समय की जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी, मतलब आंध्र प्रदेश की जो आंध्र रीजन था, जहाँ तेलुगु स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, मद्रास के आंध्र रीजन में बहुत सारे जो पॉलिटिकल फोर्सेस, उनका यही बोलना था कि अब मद्रास प्रोविंस का रीऑर्गेनाइजेशन हो जाना चाहिए। मद्रास को कार्ड आउट करके, मद्रास से बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है जिनमें तेलुगु स्पीकिंग लोग ज़्यादा हैं, उनको कार्ड आउट करके एक अलग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट आंध्र प्रदेश बना देना चाहिए। The movement gathered momentum as a result of the central government's vacillation. आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी वो इतना ध्यान नहीं दे रही सब चीज़ों पर, मैंने बताया ना कि वो सब चीज़ों को इतना ध्यान नहीं दे रही थी। सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट थे, उसका ज़्यादा फोकस था, और ये भी चाहती थी कि कहीं अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम चीज़ों को डिवाइड कर देते हैं, देश को डिवाइड कर देते हैं, तो कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना उभर आएँ। Potti Sriramlu, a Congress leader and a veteran Gandhian, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. अब जो पोट्टी श्रीरामलू क्या थे? पोट्टी श्रीरामलू एक बहुत बड़े कांग्रेस लीडर थे, मतलब कांग्रेस के लीडर थे, और वो किसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन कर रहे हैं। ये कांग्रेस लीडर थे और बहुत बड़े गांधी थे, मतलब गांधीयन फिलॉसफी, जो गांधी जी की फिलॉसफी है, जो गांधी जी की सोशल फिलॉसफी, अलग अलग जो उनके दर्शन रहे हैं, उन दर्शन को वो अपना जीवन मानते थे, और इसीलिए वो एक गांधीयन थे। और इसीलिए जो गांधी जी की फिलॉसफी रही है नॉन वायलेंस और ट्रुथ के लिए समर्पण करते हुए फास्ट करने की, मूवमेंट गैदर करने की, तो वही उनके अंदर भी वही क्वालिटी थी।
और इसीलिए वो एक इंडेफिनेट फास्ट बैठ गए। इंडेफिनेट फास्ट मतलब कि पता नहीं कि वो फास्ट कब खत्म होगा, ये नहीं पता है। फास्ट मतलब तभी खत्म होगा जब मांग पूरी हो जाएगी, उसको हम इंडेफिनेट फास्ट कहते हैं। तो एक इंडेफिनेट फास्ट पे बैठ गए 56 डेज तक के लिए कि हमें एक सेपरेट आंध्र स्टेट चाहिए। ओके, इंडेफिनेट फास्ट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि डेफिनेट नहीं ना कि कब सरकार बात सुनेगी या कब कोई अथॉरिटी बात सुनेगी या कब कोई चीज़ पूरी होगी, इसलिए इसको इंडेफिनेट फास्ट कहते हैं। अब वो 56 डेज के लिए बैठे, लेकिन 56 डेज तक उनकी बात नहीं सुनी गई और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। दिस कॉज ग्रेट अनरेस्ट एंड रिजल्टेड इन वायलेंट आउटबर्स्ट इन द आंध्र रीजन। आंध्र रीजन में बहुत सारा आउटबर्स्ट हुआ, बहुत सारा अनरेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें भड़क गई, बहुत सारे मतलब वायलेंट चीज़ें होने लगी, क्योंकि अब इतने दिन से एक आदमी बैठा है, 56 डेज थे, अब उसकी कोई गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही है, और जो जो मांग है वो भी इतनी बड़ी मांग नहीं है, कोई ऐसी मांग नहीं है जो देश को एकदम विभाजित ही कर देगी। और रिऑर्गेनाइजेशन चाहिए स्टेट्स का, सरकार चाहे तो बहुत आसान कर सकती है ये सब चीज़ों को, वो ऐसा करे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, क्योंकि जो पार्टीशन हुआ था वो तो अंग्रेज़ों ने करा था ना, उस तो भारत सरकार ने पार्टीशन करा नहीं था। लेकिन अब भारत सरकार के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रेस्टीज स्टेट्स जो हैं वो भी उसके अंदर आ गए, सब आ गए हैं, उन सबको अच्छे से समझा बुझा के अपने स्टेट का, अपने जो अंदर के स्टेट्स हैं उनका रीऑर्गेनाइजेशन करें। लेकिन वो बात नहीं सुन रही है, और एक आदमी इतने दिन से बैठा है, वो मर गया भूखा रह के इस बड़ी मांग के लिए। तो इसीलिए बहुत वॉयलेंट हो गया, पूरा जो मूवमेंट था बहुत वॉयलेंट हो गया। शुरू तो नॉन वायलेंट हुआ था, क्योंकि जो प्रोटेस्ट थे वो गांधीयन थे, वो एक नॉन वायलेंट थे। लेकिन बाद में उनके मरने के बाद ये बहुत, उनके शहीद होने के बाद, आई से उनके शहीद होने के बाद ये मूवमेंट बहुत वॉयलेंट हो गया। मैनी वर इंजर्ड और लॉस दियर लाइव्स इन पुलिस फायरिंग। इस मूवमेंट में बहुत सारे लोग पुलिस फायरिंग में अपनी जान गंवा दिए। इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर्स रिजाइंड दियर सीट्स इन प्रोटेस्ट। मद्रास में बहुत सारे जो लेजिस्लेटर्स थे, बहुत सारे जो विधायक थे, वो क्योंकि अपने आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, अपने एक अलग तेलुगु स्पीकिंग स्टेट, एक आइडेंटिटी की मांग कर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट में एक डिससेटिस्फेक्शन, गवर्नमेंट से डिससेटिस्फेक्शन दिखाने के लिए उन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। दिसंबर 1952 में क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोल दिया ठीक है आंध्र स्टेट बनेगा। 1952 में जो आंध्र स्टेट है वो उसका बनना, वो बन जाएगा। The formation of Andhra spurred the struggle for making the other states on linguistic lines in other parts of the country। अब जो आंध्र स्टेट है उसके बनने के बाद लोगों ने सोचा कि देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज के स्पीकिंग एरियाज हैं, अलग अलग लैंग्वेज के स्पीकिंग रीजन्स हैं, तो उनको भी कार्ड आउट करना चाहिए, उन डिस्ट्रिक्ट को भी कार्ड आउट करके, एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कार्ड आउट करके एक अलग स्टेट बनाना चाहिए। तो ऐसे बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेट्स बनने की मांग बढ़ गई। द फॉर्मेशन ऑफ स्प्रेड स्ट्रगल फॉर मेकिंग ऑफ अदर स्टेट्स और लिंग्विस्टिक लाइन्स इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वो शुरू होने की मांग करी गई। These struggles forced the central government into appointing a States Reorganization Commission in 1953 to look into the question of redrawing of the boundaries of states। अब जो सरकार थी वो मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसने देख लिया कि पोटी श्रीरामुलु जैसा एक आदमी जो एक कांग्रेस लीडर था, वो अपनी आइडेंटिटी के लिए कांग्रेस के विरुद्ध जा पहुंचा, एक गांधीयन था, लेकिन उसके मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद इतने बड़ा जो उनका मूवमेंट था जो नॉन वायलेंट से शुरू हुआ था वो वायलेंट हो गया। तो इसलिए सरकार ने सोचा ठीक है लिंग्विस्टिक लाइन्स पे हम विभाजित कर देंगे, राज्यों को विभाजित कर देंगे, पुनर्गठन कर देंगे। और क्योंकि लिंग्विस्टिक लाइन्स पे पुनर्गठन करने के बाद किसी भी तरीके की हिंसा ना हो, किसी भी तरीके का वायलेंट अनरेस्ट ना हो, इसीलिए सरकार ने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाई 1953 में। द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। कमीशन ने बोला कि जो अलग अलग स्टेट्स की जो बाउंड्री हैं, वो बाउंड्रीज जो बनेंगी अलग अलग स्टेट्स की, वो अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स रिपोर्ट द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन, द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन 1956। और जो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट थी जो उसने वो 1956 में स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रूप में पास हो गई। और क्या था इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट में ये था कि जो अलग अलग स्टेट्स की जो बाउंड्रीज होंगी जो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे बनेंगी, वो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे बननी चाहिए और अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करने चाहिए, ठीक ना। और ये जो रिपोर्ट जिसमें उन्होंने ये सब लिखा था वो स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रूप में 1956 में पास हो गई। दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। और इससे क्या हुआ, इससे 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बन गई। अब देखिए ये पोटी श्रीरामुलु हैं, इन्होंने ही फास्ट करा था, एक गांधीयन थे, वर्कर थे,
लेफ्ट गवर्नमेंट टू जॉब पार्टिसिपेट इन शॉर्ट सर्कल, जो गांधी जी का नमक सत्याग्रह था 1930 में, जो उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में उन्होंने क्या करा था, शॉर्ट सत्याग्रह करा था, उसमें क्या था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। और फिर 1946 में भी वो मद्रास टेम्पल्स में दलित के लिए जो मद्रास टेम्पल्स हैं उनको खोलने के लिए वो एक फास्ट पे बैठे थे। और फिर 1952 में भी वो सेपरेट आंध्र स्टेट के लिए फास्ट पे बैठे, जिससे सरकार उनकी मांग नहीं सुनी, और 15 दिसंबर को वो 56 डेज़ की इंडिफिनिट हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए ये देखिए ये क्या क्या दिख रहा है, ये नेहरू जी उसमें प्रधानमंत्री वाला उस समय की सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखिए ये एक विशाल आंध्र है, विशाल आंध्र मतलब कि विशाल आंध्र की मांग हो रही है कि एक ऐसा स्टेट बने तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जिसका नाम आंध्र प्रदेश हो, जो सिर्फ तेलुगु स्पीकिंग लोगों की आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। ये महागुजरात की मांग हो रही है कि एक ऐसा स्टेट बने जो गुजराती लोगों के लिए बने, गुजराती बेसिस बने, गुजराती लैंग्वेज के बेसिस बने। एक संयुक्त कर्नाटक की मांग हो रही थी, संयुक्त कर्नाटक मतलब कि एक ऐसा कर्नाटक बने, एक ऐसा कर्नाटक राज्य बने जो कन्नड़ लोगों की भाषा में, कन्नडिकास के लिए एक ऐसा प्रदेश बने, एक स्टेट बने जो कन्नड़ बोलने वाले लोगों के लिए बने। बृहन महाराष्ट्र, एक ऐसा प्रदेश बने, एक ऐसा राज्य बने जिसमें से मराठी लोगों को बोलने वाले, मराठी संस्कृति, मराठी भावनाओं के लोगों की एक ज़्यादा हो, उसमें उनकी कल्चरल आइडेंटिटी, उनकी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट हो। तो अलग अलग जो भारत में जगहें थी उनमें से अलग अलग लोगों ने, अलग अलग राज्यों के लोगों ने क्या बोला कि इन राज्यों को हटा के इन राज्यों को पुनर्गठन करो और उन राज्यों को लिंग्विस्टिक लाइन्स पे बनाओ, तो ये जिससे हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो आगे आए। Now, isn't this very interesting? Nehru and other leaders were very popular, and yet the people did not hesitate to agitate for linguistic states against the wishes of the leaders. अब देखिए उसमें जो ये सब लीडर्स थे, नेहरू जी हो गए, ये बहुत पॉपुलर थे, जितने भी उसमें कांग्रेस के लीडर्स थे बहुत पॉपुलर थे, क्योंकि अभी अभी इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट खत्म हुआ है, 4-5 साल हुए हैं, और इसलिए बहुत पॉपुलर थे और इनकी इमेज पर इतना दाग धब्बा भी नहीं लिखा था। लेकिन तब भी लोग अपनी पहचान के लिए इनके विरुद्ध चले गए। इससे हमें एक लेसन मिलता है कि चाहे जितना भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे कोई इसको जितना ही पसंद करता हो, अगर हमको जब हमारे ऊपर आ चाहिए, हमारी पहचान के ऊपर आ चाहिए, तो हमें उसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, हमें उसको सत्ता से नीचे गिराना चाहिए। सत्ता से नीचे नहीं, मतलब उसको मजबूर करना चाहिए अपनी बात सुनवाने के लिए। और देखिए ये हमारा एक और one of the most important concerns in the earliest was the demand for separate states would endanger the unity of the country. अब देखिए जो उस समय की सबसे जो कंसर्न थे हमारे लीडर्स की, जो नहीं चाहते थे कि लिंग्विस्टिक लाइन्स पे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अलग अलग जो राज्य हो बने, राज्यों का पुनर्गठन लिंग्विस्टिक लाइन्स पे क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं जो यूनिटी है कंट्री की वो ना थ्रेटन हो जाए, वो डेंजर में ना आ जाए। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. अब देखिए माना गया था कि वैसे भी डेमोक्रेसी अपनाई हम लोग ने पहले ही खतरा ले लिया, हमने डेमोक्रेसी अपना ली। अभी अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एरा फन पार्टी डोमिनेंस में कि डेमोक्रेसी अपनाने के लिए हम उन देशों में यूनिक देश हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी अपनाई उस समय आज़ाद होने के बाद, ठीक ना। तो डेमोक्रेसी अपनाने से और हमें परेशानी हो गई, कहीं और डिफरेंसेस ना क्रिएट हो जाएं और कॉन्फ्लिक्ट्स ना क्रिएट हो जाएं एक ऐसे देश में जिसमें पार्टीशन में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इतने बड़े बड़े हिंसा हुई, कहीं और हिंसा ना भड़क जाए, ठीक ना। तो इसीलिए हमारे जो लीडर्स उन्होंने सोचा कि हम इतना सारा खतरा मोल ले चुके हैं, कहीं हम स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद अपनी कंट्री की यूनिटी को और ना थ्रेटन कर दें, कहीं और ज़्यादा प्रेशर्स ना आने लगे हमारे सरकार पर कि हमें एक अलग कहीं सेपरेटिज्म मतलब कि कहीं जब देश के एक हिस्से के लोग अब उस हिस्से को अलग करने लगते हैं, देश से बोलने लगते हैं कि ये इस हिस्से को देश से अलग कर दो, इस हिस्से को देश से हमें अलग चाहिए, हमें अपनी पहचान चाहिए, उसको कहते हैं सेपरेटिज्म। जैसे खालिस्तानी मूवमेंट एक सेपरेटिज्म था, बलूचिस्तान का जो मूवमेंट चल रहा है पाकिस्तान में, वो एक सेपरेटिज्म मूवमेंट है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, उसको सेपरेटिज्म कहते हैं। और कहीं वही हम लोग के सरकार की जो उसमें एक सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, वो यही सोचती थी कि कहीं हमारे जो नया फाउंडेड नेशन है, कहीं इसकी जो लीडरशिप है उसके ऊपर कहीं प्रेशर न डाला जाए और कहीं लिंग्विस्टिक स्टेट की चॉइस लेकर कहीं हम कोई गलती न कर दें, लिंग्विस्टिक डिवीजन पर राज्यों के पुनर्गठन करके हम कोई गलती न कर दें। इट वॉज होप दैट इफ़ वी एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ द रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। लेकिन बाद में सोचा गया कि चलिए अगर हम मान लें, क्योंकि अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग राज्यों की, अगर वो अपने पहचान के लिए, अपनी भाषाई पहचान के लिए, अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए अगर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना आंदोलन कर रहे हैं, तो अगर हम इनकी बात को नहीं मानेंगे तो कहीं ये लोग ये ना सोचें कि हमारे भाषा के ऊपर ही हम आरोप कर रहे हैं, हमारे भाषा के ऊपर या मतलब आक्रोश कर रहे हैं, हमारे भाषा के ऊपर ये आक्रमण कर रहे हैं। तो कहीं इससे क्या हो, इससे कहीं वो अपने आप को अलग ना कर लें देश से, कहीं और सेपरेटिस्ट मूवमेंट और ना भड़क जाए। तो इसीलिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने सोचा ठीक है हम इनकी बात मान लेते हैं, ये उन्होंने होप करके
लिंग्विस्टिक लाइन्स पे जो डिवीजन करा कंट्री का, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन करा हमारे स्टेट्स का। बिसाइड्स द अकोमोडेशन ऑफ रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक। अब क्योंकि रीजनल डिमांड्स और लिंग्विस्टिक स्टेट के लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जो हमारी पॉलिटिक्स रही है, हमने चीज़ें देखी हैं, इतनी सारी पॉलिटिक्स अलग अलग राज्यों में इतनी बार चुनाव हुए हैं, जो लिंग्विस्टिक लाइन से बने हुए राज्य थे उनमें भी इतनी बार चुनाव हुए हैं, तो इसमें भी डेमोक्रेसी उनमें इंश्योर रही, उनमें सेपरेटिस्ट मूवमेंट इतना नहीं भड़का जितना भड़क जाना चाहिए था। ओके, now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. We can say that the linguistic states and the movements for the formation of these states change the nature of democratic politics and leadership in some basic ways. आप देखिए 1950s के डिकेड्स में जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे उनका फॉर्मेशन हुआ था, उनको रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 1960 तक सारे लिंग्विस्टिक स्टेट्स बन गए थे, लगभग सब बन गए थे। वन फर्स्ट में 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र बने थे, तो सब बन गए थे ऐसे ही। इन 2 दशकों में बहुत सारे लिंग्विस्टिक लाइन से बहुत सारे स्टेट्स बन गए थे। और उसके बाद हमें क्या दिखता है, उसके बाद दिखता है कि इनका जो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन था, इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी पॉलिटिक्स रही है इंडिया की और जो लीडरशिप रही है उसको बहुत सारा चेंज मिला है, उसका जो नेचर उसमें बहुत सारा चेंज आया है। द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वॉज नाउ ओपन टू पीपल रेदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट। अब पहले क्या था कि अलग अलग जो लिंग्विस्टिक पहचान वाले लोग थे, अलग अलग सांस्कृतिक लोग थे, वो इतना पॉलिटिक्स में नहीं आ पाते थे, क्योंकि उनको अपने कम्युनिटी के अंदर, अपने लिंग्विस्ट कम्युनिटी के अंदर उनको इतनी पहचान नहीं मिलती थी। लेकिन क्योंकि लिंग्विस्ट लाइन्स पे अलग अलग राज्य बन गए हैं, तो पॉलिटिक्स में भी भाषाई चीज़ों को बहुत बढ़ावा मिलता था, और इसीलिए एक ही संस्कृति के लोग अपने लिए, अपने लोगों के लिए प्रतिनिधि बन के जाते थे, पार्लियामेंट में, या फिर अपनी विधानसभाओं में जाते थे, या फिर पंचायतों में जाते थे, और अपने लिए, अपने देश, अपने संस्कृति के लिए, अपने भाषाई लोगों के लिए, अपनी भाषा के लोगों के लिए ऐसी पॉलिसी बनाते थे जो काम आए। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें शुरू हुई, और इसीलिए अब पॉलिटिक्स का जो पाथ है वो सिर्फ एक ऊपर इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट के लिए नहीं रहा, एलीट क्लास के लिए नहीं रहा, अब वो हर एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, हर एक सेक्शन ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड के लिए शुरू हो गया। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गिव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है, अलग अलग स्टेट्स, उनका रीऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ये जो है ये भी लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन से सही तरीके से हो गया। इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अभी जो लिंग्विस्टिक लाइन्स पे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का, इससे कंट्री में कोई डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ, एज मैनी हैड फियर्ड अर्लियर। जैसे बहुत सारे मेरे लीडर्स, उन्होंने सोचा था कि अभी भी पार्टीशन हुआ है, इतनी सारी वॉयलेंस हुई है, कहीं हम फिर से एक लिंग्विस्टिक आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर जो ये देश बना रहे हैं, मतलब विभाजन कर रहे हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं, कहीं इससे बहुत सारी कंट्री जो है अलग थलग ना हो जाए, कंट्री के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग ना हो जाए, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ना आ जाएं। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे नेशनल यूनिटी जो थी वो और स्ट्रेंथन हो गई। अब जब लोग नेशनल एंथम गाते थे, जब लोग बोलते थे पंजाब, सिंध, मराठी, गुजरात, जब लोग ये बोलते थे, तो उनको एक यूनाइटेड इंडिया की तस्वीर अपने आंखों में दिखती थी, और इससे जो हमारी कंट्री का जो यूनिटी थी वो बढ़ गई। अब ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ओवर ऑफ डाइवर्सिटी। अब जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स थे, उन्होंने जो डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग जो विविध प्रकार के लोग हैं वो एक साथ रह कर भी कैसे यूनाइटेड रह सकते हैं, इस प्रिंसिपल को भी बड़े अच्छे से लिंग्विस्टिक स्टेट्स के फॉर्मेशन ने साबित कर दिया। व्हेन वी से दैट इंडिया अडॉप्टेड डेमोक्रेसी, जब हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी उसने अडॉप्ट की है, इट डज नॉट सिंपली मीन दैट इंडिया embraced a democracy constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. The choice was larger than that. It was the choice in favor of recognizing and accepting the existence of differences which could lead at time be oppositional. अब इंडिया में इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया ने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा या इंडिया ने इलेक्शन के फॉर्मेट को अडॉप्ट करा। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं, इंडिया ने इसका मतलब ये भी है कि इंडिया ने इस बहुत सारे अलग डिफरेंसेस की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करा, और वो डिफरेंसेस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, कैसे अपोजिशनल डिफरेंसेस को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, अच्छे से टैकल कर सकते हैं, ये भी इंडिया के डेमोक्रेसी ने दिखाया। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज एसोसिएटेड विद प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी जब इंडिया में शुरू हुई, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस जब इंडिया की पॉलिटिक्स आगे बढ़ी, तो इससे क्या हुआ, ये एक प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज़, मतलब अलग अलग आइडियाज़, इतने अलग अलग आइडियाज़, इतने कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ कैसे एक साथ रह सकते हैं और कैसे वो किसी हमारी ज़िंदगी जीने में मदद कर सकते हैं, ये भी इंडिया की डेमोक्रेसी ने बताया। मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टू टेक प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क। जो आगे की बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई वो भी इन सब डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करते प्रक्रिया में ही हुई। बहुत सारी हमें पॉलिटिक्स
जो हमारी पॉलिटिक्स हुई है वो भी इस जो फ्रेमवर्क हुआ है इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करते हुए हुई है. Fast forward creation of new states. The acceptance of the principle of linguistic state did not mean, however, all states immediately became linguistic states. जो एक्सेप्टेंस था कि हमारे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैं उनके प्रिंसिपल को एक्सेप्टेंस जो मिला था हमारे लीडर्स के द्वारा, उसका मतलब ये नहीं है कि सारे स्टेट्स तुरंत ही लिंग्विस्टिक स्टेट बन गए. मतलब कि सरकार ने स्टेट जो रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाई और तुरंत रिपोर्ट आ गई और तुरंत सारे स्टेट जो थे वो लिंग्विस्टिक स्टेट्स के आधार पर उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया. ऐसा नहीं था. देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट का सिस्टम ऑफ गुजरात है मराठी स्पीकिंग पीपल. पहले क्या हुआ, पहले बॉम्बे स्टेट जो था उसको बना दिया गया. पहले महाराष्ट्र गुजरात नहीं बने, पहले बॉम्बे स्टेट बना. ओके, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने पहले बॉम्बे स्टेट बनाया जिसमें गुजराती और मराठी स्पीकिंग पीपल एक साथ रहते थे. आफ्टर पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड इन 1960. अब क्योंकि गुजराती और मराठी पीपल को एक साथ कर दिया गया था इसलिए बहुत सारी एजिटेशन और बहुत सारा प्रोटेस्ट होने के बाद जो था एक महाराष्ट्र गुजरात स्टेट को 1960 में एक बार फिर से बना दिया गया था. प्रोटेस्ट होने के बाद, मतलब एक बार में नहीं बन गए थे. इन पंजाब ऑल्सो देर वॉज टू लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, हिंदी स्पीकिंग एंड पंजाबी स्पीकिंग. पंजाब में भी दो ग्रुप्स थे, एक हिंदी स्पीकिंग ग्रुप था, एक पंजाबी स्पीकिंग ग्रुप था. द पंजाबी स्पीकिंग पीपल डिमांडेड अ सेपरेट स्टेट बट वॉज नॉट ग्रांटेड विद अदर स्टेट्स इन 1956. आप पंजाबी जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम हिंदी बोलने वाले लोगों के साथ क्यों रहें, हमें एक अलग स्टेट दीजिए जिससे पंजाबी बोलने वाले लोग रहें. स्टेटहुड फॉर पंजाब केम 10 ईयर्स लेटर. अब जो पंजाब के लिए जो स्टेटहुड की मांग थी वो 10 ईयर्स बाद आई. 1964 में वो मांग पूरी करी गई. 1966 में वो मांग पूरी कर गई. हाँ, 1956 में उसको ग्रांट नहीं करा गया, उसको 1966 में ग्रांट करा गया 10 साल बाद. व्हेन द टेरिटरीज ऑफ टुडेज हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश वर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर पंजाब स्टेट. अब क्योंकि जो आज का हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है वो पंजाब स्टेट में, उस समय का पंजाब स्टेट आज के हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को इंटीग्रेट करके बना हुआ था जिसमें हिंदी स्पीकिंग पंजाबी स्पीकिंग सब तरीके के लोग रहते थे. तो इसीलिए क्या हुआ, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को हटाया गया 1966 में और एक अलग से पंजाब स्टेट हमारा जो आज हम देखते हैं वो बन पाया. अनदर मेजर रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स टुक प्लेस इन द नॉर्थ ईस्ट इन 1972. नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे वो यहाँ बताया जा रहा है. 1972 में कैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनका रिऑर्गेनाइजेशन हुआ. मेघालय वॉज कार्ड आउट ऑफ असम इन 1972. जो आज हम देखते हैं, जो आज हम मेघालय देखते हैं वैसा नहीं था. पहले जो मेघालय था वो असम में ही था, उसको 1972 में कार्ड आउट करा गया, उसको अलग से बनाया गया. मणिपुर एंड त्रिपुरा टू इमर्ज एज सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर. 1972 में ही मणिपुर और त्रिपुरा भी अलग स्टेट्स के रूप में इमर्ज हुए. द स्टेट्स ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश केम इनटू बीइंग इन 1987. अब इसके 15 साल बाद मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सामने आए. सबसे पहले असम था, उसके बाद 1972 में ही पहले जो मेघालय था उसको कार्ड आउट करा गया. मणिपुर त्रिपुरा जो थे वो भी एक अलग स्टेट बने 1972 में ही बाद में. उसके बाद फिर जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश है वो 1987 में 15 साल बाद आया. और जो नागालैंड है वो बहुत पहले ही बन गया था एक स्टेट, बहुत पहले ही 1963 में एक स्टेट बन गया था अलग से. ओके, पहले नागालैंड बना, उसके बाद असम से ही जो मेघालय उसको कार्ड आउट करा गया. मणिपुर और त्रिपुरा को भी 1972 में ही जब मेघालय कार्ड आउट हुआ था असम से तो उनको भी बना दिया गया. और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं वो 1987 में बने. इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा कि कैसे नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, क्योंकि कई बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं. लैंग्वेज डिड नॉट हाउ एवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. अब स्टेट का जो ऑर्गेनाइजेशन वो उस लैंग्वेज के आधार पर नहीं हुआ था. अभी आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बोला लिंग्विस्टिक लाइन्स पे हुआ था लिंग्विस्टिक लाइन्स पे, पर सिर्फ लैंग्वेज ही एक आधार नहीं थी. लैंग्वेज आधार थी, बड़ा आधार थी, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज ही आधार नहीं थी. In later years, sub-regions raised demands for separate states on the basis of a separate regional culture or complaints of regional imbalance in development. अब देखिए, एक लिंग्विस्टिक लैंग्वेज पे तो स्टेट बन गया, लेकिन उसकी उस एक तरीके की लैंग्वेज बोलने वाले लोगों में भी कई अलग अलग कम्युनिटीज़ हो सकती हैं, कई अलग अलग एस्पिरेशंस हो सकते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के लिए डिमांड हो सकती हैं. तो वैसे ही बहुत बार हमारे पॉलिटिक्स में ऐसा देखा गया है कि एक ही तरीके के लिंग्विस्टिक बेसिस बने हुए स्टेट में बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ ने अलग अलग पहचान के लिए, अलग अलग डिमांड्स के लिए, जिससे उनकी पहचान जो है वो उजागर हो, उनकी पहचान को भी पॉलिटिक्स में वरीयता मिले, उसके लिए प्रोटेस्ट किया, उसके लिए मूवमेंट करें हैं. तो वैसे ही हुआ. 3 स्टेट छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 2000 में बना दिए गए. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में बनाए गए, सन 2000 में या 2000 में इनको बना दिया गया. तेलंगाना हैज़ इमर्ज्ड एज अ न्यू स्टेट ऑन 2 जून 2014. तेलंगाना जो है वो सबसे, हम कह सकते हैं सबसे न्यू स्टेट है, सबसे यंग स्टेट है जो 2 जून 2014 को बना है. द स्टोरी ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन हैज़ नॉट कम टू एन एंड. अब स्टेट जो
अलग अलग स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो सिर्फ इतनी ही नहीं है, उसकी स्टोरी इतनी नहीं है, वो और आगे भी है वो। देयर आर मैनी रीजन्स इन द कंट्री वेयर देयर आर मूवमेंट्स रिमांडिंग सेपरेट एंड स्मॉलर स्टेट्स। अब देखिए, एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के बीच में भी बहुत सारी डिमांड्स हो सकती हैं, जैसे कि हमें एक और तरीके का अलग स्टेट चाहिए, हम इस लैंग्वेज को बोलने वाले हम लोग हैं, लेकिन इस लैंग्वेज के अलावा भी हमारी एक दूसरी आइडेंटिटी है जिससे हम और स्ट्रांगली अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो इसलिए हमें उसके लिए एक अलग से स्टेट चाहिए। तो ये भी डिमांड बहुत बार हुई हैं। ओके, और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं कंट्री में जहाँ ऐसी डिमांड्स हुई हैं जिन्हें और सेपरेट और स्मॉलर स्टेट चाहिए हैं। दिस इंक्लूड विदर्भ इन महाराष्ट्र, हरित प्रदेश इन द वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड द नदर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का नदर्न रीजन में हमेशा ही डिमांड रही है कि जो वेस्ट बंगाल का नदर्न रीजन है उसको अलग कर दिया जाए, जो दार्जिलिंग वाला एरिया है और जो एरिया है उसको अलग कर दिया जाए वेस्ट बंगाल से। उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न रीजन में हरित प्रदेश वाला इलाका है उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया जाए। महाराष्ट्र में जो विदर्भ है उसको महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाए, महाराष्ट्र से। तो ओके, तो ये भी देखो, वेस्ट बंगाल कैसे, वेस्ट बंगाल हम कह सकते हैं कि बंगाली भाषा के ऊपर बना हुआ है, बंगाली बोलने वाले लोगों के ऊपर वेस्ट बंगाल बना हुआ है, लेकिन वहाँ भी क्या है, वहाँ भी हमको नॉर्थन रीजन जो नदर्न रीजन है वहाँ का उसको सेपरेट होना है वेस्ट बंगाल से। महाराष्ट्र जो मराठी जिसके ऊपर इतना आंदोलन हुआ कि हमें गुजरातियों के साथ नहीं रहना है, अलग से मराठी हमें चाहिए, वहाँ महाराष्ट्र में भी विदर्भ रीजन को अलग करने की मांग उठी है। उत्तर प्रदेश में भी हरित प्रदेश को अलग करने की मांग उठी है जो वेस्टर्न रीजन में है उत्तर प्रदेश के। द US हैज़ 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन बट 50 स्टेट्स, वाई कैन इंडिया हैव मोर देन 100 स्टेट्स। देखिए, US के पास हमारी 1/4 पॉपुलेशन है, हमारी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है हमारी। यूएस की क्या है, यूएस की यूएस की शायद 33, जिससे हमारी 1.50 करोड़ पॉपुलेशन, अरे 150 करोड़ पॉपुलेशन हमारी, यूएस की 33 करोड़ की पॉपुलेशन है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ क्योंकि वो आपको शायद समझना है। ओके, हमारी 150 करोड़ पॉपुलेशन है, यूएस की 33 करोड़ पॉपुलेशन है। सोचिए 5 टाइम्स या 4 टाइम्स जो है वो हमारी पॉपुलेशन यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, लेकिन तभी हमारे पास क्या है, सिर्फ 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन यूएस के पास 50 स्टेट्स हैं। तो हम भी तो बहुत सारे स्टेट्स हमारे पास भी तो हो सकते हैं। आप इसके बारे में सोचिएगा, पढ़ के आइएगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं आपको बताऊँगा कि क्यों ऐसा है। अब हमारा थोड़ा क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, जो क्वेश्चन उनको देख लेते हैं। करना आपको खुद से ही है क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है, इसलिए इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको आपको खुद से करना है। देखिए, इसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पार्टीशन के बारे में सही नहीं है। पार्टीशन ऑफ इंडिया वॉज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी, जो टू नेशन थ्योरी थी उसकी वजह से पार्टीशन हुआ, उसको हम सही कर सकते हैं। पंजाब एंड बंगाल वॉज द टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। क्या पंजाब और बंगाल दो ऐसे प्रोविंसेस थे जिनको रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करा गया था? सोचिए। ईस्टर्न वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट कंटीजियस, ईस्टर्न वेस्ट पाकिस्तान कंटीजियस नहीं थे। द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड अ प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। जो पार्टीशन की जो स्कीम थी उसके अंदर एक प्लान था कि हमें जो पॉपुलेशन है उसको ट्रांसफ़र करना है बॉर्डर के अक्रॉस। क्या ये सब चीज़ें हो रही थी और क्या मैंने जो टिक करा है सही है? इस सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना है और आपको आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक ना। देखिए, ये हमें बताना है कि जो प्रिंसिपल्स हैं इन प्रिंसिपल्स को हमें इन इंस्टेंसेस से मैच करना है कि कौन जो प्रिंसिपल्स हैं इन्होंने इन चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया। आप देखिए, इन सबको आपको आज के पॉलिटिकल मैप जो है, इंडिया का पॉलिटिकल मैप है उसमें आपको आज का जो पॉलिटिकल मैप, पहले का नहीं, पॉलिटिकल मैप जो आज फिजिकल नहीं, पॉलिटिकल मैप, उसमें आपको इन सब चीज़ों को लोकेट करना है। देखिए, ये जो दो ओपिनियंस हैं, दो पॉलिटिकल ओपिनियंस आपको दिए गए हैं, दो डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियंस, उनके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ आपको एक बहुत अच्छी स्पीच दी गई है, बहुत जवाहरलाल नेहरू की स्पीच दी गई है, और अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो गांधी जी की स्पीच दी गई है। इन सब की जो स्पीच है इनको आपको पढ़ना है और क्या डिफरेंसेस थे, क्या सिमिलरिटीज थी इनकी स्पीच में, और उन्होंने उस समय के इंडियन इन्वायरमेंट के बारे में क्या बताया, इंडियन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में, ये आपको पढ़ना है। अब देखिए, ये रीज़न्स क्या थे नेहरू जी के लिए कि वो इंडिया को सेकुलर कर पाए, इंडिया को सेकुलर कर पाई। ये कौन से रीजन उन्होंने अडॉप्ट करे जिससे इंडिया की सेकुलर इमेज बन पाई, ये सब चीज़ें आपके बारे में पढ़ना है। ये अब कुछ डिफरेंसेस जो थे जो नेशन बिल्डिंग के समय आए वो भी आपको पढ़ना है। अलग अलग रीजन्स, इसका जो कंट्री के अलग अलग रीजन्स में जो अलग अलग डिफरेंसेस आए नेशन बिल्डिंग के चैलेंज में, तो आपको पढ़ना है। व्हाट वाज द टास्क ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का क्या टास्क था, ये आपको पढ़ना है। और इसकी रिकमेंडेशन क्या थी, ये भी आपको पढ़ना है। आप चाहें तो बहुत सारे रिपोर्ट्स, बहुत सारे हिस्टोरिकल आर्काइव्स जो थे वो आप पढ़ सकते हैं, नेट से निकाल कर, इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ये कहा जाता है कि नेशन जो है वो क्या है, वो एक इमेजिन कम्युनिटी है। मतलब नेशन को असली में तो होता नहीं, क्योंकि लोग हम उसको सोचते हैं, असली में तो कंट्री होती है, सोचते हैं हम नेशन के बारे में, हम एक यूनाइटेड कंट्री के बारे में सोचते हैं जिसको नेशन कहा जाता है।
ओके। अब ये नेशन है वो कॉमन बिलीव्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और इमेजिनेशन से बना हुआ है कि एक तरीके के इतिहास हमने साझा करा है, एक तरीके के हमारे बिलीव्स हैं, एक तरीके की हमारी एस्पिरेशन है, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, एक तरीके की इमेजिनेशन है, एक तरीके की सोचने की शक्ति है। तो इसीलिए हम क्या हैं, हम एक नेशन है। ये बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या इंडिया के लिए ये सब फीचर्स काम कर सकते हैं? अब देखिए ये एक रामचंद्र गुहा, ये रामचंद्र गुहा बहुत अच्छे हिस्टोरियन रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, इंडिया आफ्टर गांधी एंड गांधी बिफोर इंडिया, से बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी हैं। और उन्होंने उनका ये देखिए क्वेश्चन, उन्होंने पैसेज ये है उनका, और इस पैसेज को आपको स्टडी करके जो नीचे आंसर लिखे गए हैं, इन आंसर्स को आपको लिखना है। आप चाहें तो आप मुझे ये सब जो आंसर हैं कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चंस भी कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको बहुत अच्छे से आंसर दे दूंगा। ओके, तो हमारा ये जो चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिकल इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का फैक्टर फर्स्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। आपको अब इसको फिर खूब अच्छे से रिवाइज करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई मुझसे गलती हो गई हो आपको पढ़ाने में, तो आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल आंसर दैट। ओके, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।